हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने जाना समास से संबंधित जानकारी। समास में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास सामासिक पद किसे कहा जाता है, या ये कहें कि हमारा विशेष से विशेषण क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी हम पीछे की क्लास में साझा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास के भेद। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा कि जो समास है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास हम देखकर आए थे, कौन सा होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान, पद की प्रधानता के आधार पर चले तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो समास कौन सा कहलाता है आपका, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। आज हम जानकारी साझा करेंगे कि अव्ययी भाव समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। किसी शब्द में यदि अव्ययी भाव समास जानना हो तो हम कैसे पहचानते हैं कि इस शब्द में अव्ययी भाव समास है। आइए सबसे पहले तो हम देखें, कल की क्लास में हम आपको बताकर आए कि एक तो होता है हमारे पास पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको दिया था, एग्जाम्पल हो जाता है प्रति प्लस दिन। ये दो शब्द हमारे पास हैं। ये जो पद है ये आपका पूर्व पद कहलाता है और ये आपका उत्तर पद कहलाता है। आइए अब हम देखें कि जो अव्ययी भाव समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। अगर शब्द को देखें हम प्रतिदिन शब्द को, तो दिन है दोस्तों, लेकिन ये जो प्रति है ये इसका अर्थ निर्धारित कर देता है कि रोजाना की बात हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है। तो ये जो प्रति है ये प्रधान है यहाँ पर और दिन ये गौण है यहाँ पर। तो ये जो उदाहरण है ये किसका हो जाता है, आपके अव्ययी भाव समास का हो जाता है। ये अव्ययी भाव समास में को जानने से पहले हम जाने कि जो अव्ययी शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। अव्ययी का अर्थ अवयव का, ये अव्यय शब्द से बना है और अव्यय का अर्थ होता है खर्च न करना, अव्यय, खर्च न होना या विकार उत्पन्न न होना। ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय शब्द कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। तो इसके पहले विशेषता अव्ययी भाव समास की कि इसमें बनने वाला शब्द और बनने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, बनने वाले शब्द को हम कह देंगे सामासिक पद। सामासिक पद, बनने वाला शब्द या सामासिक पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि समास विग्रह के दौरान जब हम शब्द बनाते हैं तो वो बनने वाला शब्द हमारा क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। यानी अगर जैसे प्रतिदिन शब्द बना, दोनों के मेल से शब्द बना प्रतिदिन, तो प्रतिदिन शब्द पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, इनसे इस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन अव्ययी भाव समास की कि इसमें बनने वाला जो शब्द होता है, बनने वाला शब्द या सामासिक पद आपका अव्यय होना चाहिए। दूसरी विशेषता हमारे सामने आ जाती है कि यदि संज्ञा प्लस संज्ञा आ जाती है तब भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। संज्ञा प्लस संज्ञा यानी अगर एक संज्ञा का उसी अर्थ में रिपीटेशन पाया जाता है, एक संज्ञा उसी अर्थ में पुनः आ जाती है, या फिर दो संज्ञाएं एक साथ आ जाती हैं, तो वहां भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास पाया जाता है। जैसे दोस्तों आप देखते हो
हमारे सामने शब्द आ जाता है हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथों हाथ शब्द आया हमारे साथ सामने। जो हाथों हाथ है, इसमें एक हाथ और जस्ट इसके बाद कौन सा आई, दूसरी संज्ञा भी हाथ ही आ जाती है। उसी संज्ञा का यदि रिपीटेशन पाया जाता है तब भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रखिए पहली विशेषता कि बनने वाला शब्द हमारा अव्यय होना चाहिए। जैसे दे दिया जाता है आपको यथाशक्ति, यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति जो शब्द है यह आपका एक अव्यय शब्द है। इसको चाहे आप कहीं भी प्रयोग करो, इस पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यथाशक्ति जो शब्द है ये आपका अव्यय शब्द है। दूसरी विशेषता कि इसमें अगर संज्ञा प्लस संज्ञा आ रही है, अगर उसी संज्ञा का रिपीटेशन हो रहा है तब भी कौन सा समास होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। तीसरी विशेषता अव्ययी भाव की हमारे सामने आ जाती है कि यदि उपसर्ग प्लस संज्ञा है, यदि उपसर्ग प्लस संज्ञा है तब भी क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास पाया जाता है। जैसे हमारे सामने दे दिया जाता है और हमारे सामने एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, कोई भी एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाता है बेकाम, बेकाम दे दिया है ना, बेकार दे दिया, खुशबू शब्द दे दिया, बेकार दे दिया, बेकाम दे दिया, इस प्रकार के शब्द हमें दे दिए जाते हैं। पराजय शब्द दे दिया जाता है। ये शब्द अगर हमें दे दिए तो देखिएगा इसमें काम शब्द है, इसमें कार शब्द है, इसमें जय शब्द है और ये इनके साथ क्या लगे हुए हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं। यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो और बनने वाला शब्द क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पर भी क्या पाया जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर बनने वाला शब्द अव्यय होता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चाहे किसी के दौरान भी बनो, चाहे संज्ञा प्लस संज्ञा बन रही हो, चाहे उपसर्ग प्लस संज्ञा बन रही हो, चाहे अव्यय प्लस संज्ञा हो, बनने वाला शब्द हमेशा क्या होगा, अव्यय। अगर अव्यय होगा तो ही अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। कोई भी शब्द अगर हाथों हाथ की बात करते हैं तो हाथों हाथ भी अपने आप में एक अव्यय शब्द है। अगर बेकाम शब्द की बात करते हैं, बेकार शब्द की बात करते हैं, पराजय शब्द की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, अव्यय शब्द हैं। तो अव्ययी भाव की जो चौथी विशेषता आ जाती है, ये विशेषता आ जाती है हमारे सामने कि यदि उपसर्ग के रूप में कोई अव्यय आ रहा है, अव्यय प्लस संज्ञा आ रही है, तब भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। या तो संज्ञा के साथ कोई संज्ञा आएगी, यानी संज्ञा का रिपीटेशन होगा, हाथों हाथ आ जाता है, दिनों दिन आ जाता है, रातों रात आ जाता है, देश देश शब्द आ जाता है, तब भी क्या होती है, आपकी अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी विशेषता की यदि उपसर्ग प्लस संज्ञा आ जाती है, यदि किसी संज्ञा के साथ कोई उपसर्ग लगा होता है और यह मिलकर दोनों एक अव्यय या अविकारी शब्द का निर्माण कर देते हैं, तब भी अव्ययी भाव समास होता है। यदि कोई अव्यय के साथ कोई संज्ञा आ जाती है, यानी उपसर्ग के रूप में भी अगर कोई अव्यय पाया जाता है, तब भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे हमारे सामने दे दिया जाता है दोस्तों, हर घड़ी, एग्जाम्पल है हर घड़ी। अगर हर घड़ी की बात करते हैं तो हर इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है और घड़ी इसमें मूल शब्द है। हर घड़ी का अर्थ हो जाता है प्रत्येक घड़ी। तो प्रत्येक जो काल है, प्रत्येक क्षण है या प्रत्येक घड़ी है, उसको क्या कहते हैं, हर घड़ी कहा जाता है। हर दिन दे दिया जाता है, हर माह दे दिया जाता है। अगर इस प्रकार का शब्द दिया जाता है तो किसके उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। आशा रखती हूँ अव्ययी भाव समास सभी को समझ आया होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं, कई बार हमें शब्द दे दिया जाता है और शब्द दे दिया जाता है घर घर। घर घर शब्द देकर पूछा जाता है कि बताइए
किस समास का उदाहरण है। और हम लोग यहाँ पर आने वाले इस योजक को देखकर द्वंद्व समास लगा देते हैं। पुनः दोहराना चाहूंगी, सभी ध्यान से देखिएगा कि अगर संज्ञा के साथ पुनः वही संज्ञा आ रही है, अगर संज्ञा का रिपीटेशन हो रहा है, तो यह आपका चाहे योजक चिन्ह से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। जरूरी नहीं कि जिसमें योजक लगा है उसमें द्वंद्व ही होता है। द्वंद्व की पहचान हम आगे चलकर देखेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई भी संज्ञा के बाद वही संज्ञा रिपीट हो रही है और एक ही अर्थ में आ रही है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ये कुछ अव्ययी भाव समास की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास थी। आइए अब आगे देखते हैं। हम अव्ययी भाव समास के बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा समास, और दूसरा समास आ जाता है तत्पुरुष समास, जिसका पहला पद प्रधान था वो कौन सा था? अव्ययी भाव समास। अब हमारे पास दूसरा भेद आया जिसका उत्तर पद प्रधान हो। दूसरा भेद आता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर कहो या दूसरा कहो एक ही बात है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है आपका? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान पाया जाता है, उत्तर पद प्रधान पाया जाता है। अब देखें, जो तत्पुरुष समास होता है उसके दो भेद और भी पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका द्विगु समास और एक पाया जाता है आपका कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये जो दोनों समास होते हैं ये आपके तत्पुरुष समास के ही उदाहरण माने जाते हैं, तत्पुरुष समास के ही प्रकार माने जाते हैं। अगर हम अच्छी सी कोई बुक पढ़ते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की अगर बुक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलता है द्विगु तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। ये दोनों भी आपके तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं। तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास हुआ करता है, सबसे विस्तृत समास होता है। ये अब हम पहले जानकारी लेते हैं द्विगु समास की। दोस्तों, अगर द्विगु समास की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि द्विगु समास हम पूर्व से ही पढ़कर आते हैं कि द्विगु समास संख्यावाची हुआ करता है। आइए जाने द्विगु समास की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। दूसरा समास हमारे पास आ रहा है कौन सा? द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसमें एक पहले ही शब्द दे दिया गया, क्या? द्वि। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। बस याद रखिएगा कि द्विगु समास में दो आया तो दो क्या है? एक संख्या है, तो यहाँ संख्या का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संख्या में भी ध्यान रखिए, ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समाहार हो। ये विशेषता होना बहुत जरूरी है कि जिसका पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो समस्त पद होता है या उनसे बनने वाला शब्द होता है वो किसी समूह का बोध कराना अति आवश्यक होता है। तभी हमारा क्या बनता है? द्विगु समास। जैसे हमारे पास संख्या तो दे दी गई, संख्या सपोज करो हमें संख्या दे दी जाती है 11 है, और 11 शब्द देकर हमसे पूछे कि बताइए कौन सा समास है, तो दोस्तों 11 शब्द में आपका द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक संख्यावाची शब्द तो है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि बनने वाला शब्द समाहार होना चाहिए, समूह का बोध करवाना चाहिए, तो 11 समूह का बोध नहीं करवाता है। अगर हम 11 की बात करते हैं तो 10 और 1 11 बनते हैं, 10 और 1 11 बनते हैं, और जहां पर और आ जाता है वहां द्विगु समास नहीं होता है। तो केवल संख्या मात्र का होना ही एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। द्विगु समास में बनने वाला शब्द समाहार होना चाहिए, समूह का बोध करवाना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा। परिभाषा को देखिए तो पहली विशेषता की इसका जो उत्तर पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान।
दूसरी विशेषता कि जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण पाया जाता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तीसरी विशेषता होती है जो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसमें 1 से 9 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है या 10 के गुणज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान देने योग्य है कि जो द्विगु समास में जो संख्या का उपयोग किया जाता है वह संख्या या तो 1 से 9 तक की संख्या होगी या 10 का गुणज होगा, 10 की गुणनफल संख्या होगी। जैसे हमारे सामने उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरण दिया जाता है चौराहा। अगर चौराहे की बात करें तो चौ का अर्थ यहाँ पर 4 है और राह का अर्थ क्या है? राह है। चौराहा है, ये 4 राहों का समूह बनता है। 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। तो ये जो चौराहा शब्द है इसमें पहला शब्द 4 आया जो 1 से 9 के बीच का ही शब्द है। 4 और 1 इसमें राह शब्द था और जब ये दोनों शब्द मिले तो हमें समूह का बोध करवाता है। 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। दूसरी विशेषता ये भी ध्यान रखना कि कई बार हमें संदेह हो जाता है कि कोई शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है या फिर द्विगु समास का। ध्यान रखना बहुब्रीहि समास केवल एक ही विशेष व्यक्ति पर, विशेष वस्तु पर या विशेष जगह पर लागू होता है, लेकिन द्विगु समास को हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा चौराहा, अगर चौराहा की मैं बात करती हूँ तो चौराहा जहाँ पर भी 4 राहें मिल जाएंगी उसी स्थान को चौराहा कहा जाएगा, उस जगह को चौराहा ही बोला जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी मिलने वाली हो। तो अगर ये कंडीशन कहीं पर भी लागू हो जाती है तो वो शब्द हमेशा आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा, बहुब्रीहि का नहीं होगा। नहीं, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है दशानन। शब्द क्या आ जाता है? दशानन। अगर दशानन की बात करते हैं तो एक 10 है और एक आनन शब्द है। 10 मुखों के समूह को क्या दशानन कह सकते हो? नहीं कहा जा सकता। यदि 10 मुख को एक साथ रख दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या वो दशानन हो जाएगा? नहीं, उसको हम दशानन नहीं कहेंगे। दशानन एक स्पेसिफिक वर्ड है, एक विशेष शब्द है और विशेष शब्द होते ही क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास से चला जाएगा। तो हमें ध्यान रखना कि द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है। द्विगु में संख्यावाची शब्द होता है लेकिन बनने वाला शब्द समूह का बोध करवाता है और किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बहुब्रीहि समास के अंदर भी पद तो संख्यावाची हो सकता है लेकिन बनने वाला शब्द स्पेसिफिक शब्द बनता है, बनने वाला शब्द विशेष शब्द बनता है जो किसी विशेष व्यक्ति या जगह या वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दशानन की बात करें तो दशानन का नाम सुनते ही रावण हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। रावण को ही दशानन कहा, बाकी किसी व्यक्ति के 10 आनन नहीं थे, 10 मुख नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा ये जो द्विगु समास है इसमें हमें संख्या का बोध हो और बनने वाले शब्द में समूह का भी बोध होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। आइए कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण आ जाता है शताब्दी। शताब्दी शब्द को अगर हम देखें तो जो शताब्दी शब्द है ये 100 अवधियों का समूह है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्षों का समूह। तो दोस्तों इसमें जो समूह शब्द तो हमारे सामने आ ही गया, यानी जो शताब्दी शब्द है ये समाहार शब्द है, समूह का बोध करवाता है, तो द्विगु समास है। दूसरी विशेषता कि इसमें शब्द बना 100 वर्षों का समूह। तो 100 क्या है? हमारे 10 का गुणज कहलाता है।
इसलिए भी ये कंडीशन पूरी करता है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि इसमें 10 की गुणज संख्या भी आ रही है और बनने वाला शब्द समाहार शब्द भी है, समूह का बोध भी करवा रहा है। तो ये शब्द किसका उदाहरण होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण जैसे हमारे सामने आ जाता है सप्ताह। सप्ताह, अगर सप्ताह की बात करते हैं तो 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। हर 7 दिन के समूह को सप्ताह ही कहेंगे, चाहे वो चैत्र मास के प्रारंभिक 7 दिन हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष के 7 दिन हो, चाहे कृष्ण पक्ष के 7 दिन हो। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह ही कहा जाएगा। तो ये समूह का बोध करवा रहा है, समूह का बोध करवाता है, तो समास कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। और जो 7 शब्द है वो भी 1 से 9 के बीच में ही रखा जा रहा है। आशा रखती हूँ द्विगु समास आप सभी को समझ आया होगा कि द्विगु समास की विशेषता क्या होती है। सबसे प्रमुख विशेषता की द्विगु समास में बनने वाला शब्द समाहार का बोध करवाना चाहिए, बनने वाला शब्द समूह का बोध करवाए। फिर विशेषता देखते हैं कि इसका उत्तरपद प्रधान होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जैसे हम ले रहे हैं सप्ताह, तो 7 और दिन, अगर दिन की बात करें तो दिन तो जो 7 था वो तो 7 था, लेकिन दिन लगते ही 7 की कीमत हो गई 7 दिन हो